हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज का वीडियो क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ, क्योंकि आप लोग यहाँ देख सकते हैं आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन क्लास 10 का जो चैप्टर है दोस्तों, और उसमें टॉप 50 वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों ये जो आप लोग एग्जाम में आ सकता है, जो आप लोग ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है, चाहे आप किसी भी बोर्ड के हो, झारखंड बोर्ड, यूपी, बिहार, चाहे किसी भी बोर्ड से एग्जाम दे रहे हो, आप सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है अगर आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों ये फिक्स है, 100% फिक्स, 100% की आप लोग एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर आएगा जो मैं अभी बताने वाला हूं, टॉप 50 क्वेश्चंस। ठीक है, इसको जरूर देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिए, क्योंकि हम लोग हर एक क्वेश्चंस को डील करेंगे ऐसे कि उससे और अगर कुछ सवाल निकल सकता है तो उसको भी बताएंगे। ठीक है, तो देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सभी को शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो देख पाएं और इस तरह का अपडेटेड रह पाएं। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम लोग का पहला सवाल आप लोग देख सकते हैं, क्या है? उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक, धनात्मक कि दोनों होती है कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है कि इनमें से कोई नहीं कि दोनों होता है। तो समझ लीजिए दोस्तों, उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है ना वो पॉजिटिव होता है, हमेशा प्लस में होता है, इसलिए उसका क्षमता भी क्या हो जाएगा? प्लस में, यानी कि धनात्मक। अगर बात करें अवतल लेंस का तो उसका क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। याद रखिए अवतल लेंस का क्षमता जो होता है ऋणात्मक होता है। क्यों होता है? क्योंकि अवतल लेंस का फोकस दूरी ही ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है इसलिए। ठीक है, तो याद रखिए अगर अवतल दर्पण का बोले या फिर अवतल लेंस, दोनों का फोकस दूरी नेगेटिव होता है, और उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों का क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और इसलिए उत्तल लेंस का क्षमता भी क्या होता है? पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक हो जाता है। अगला सवाल, अवतल लेंस को कहते हैं, क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस, द्वि अवतल लेंस, अपसारी लेंस, किनमें से कोई नहीं। तो याद रख लीजिए अवतल से अपसारी, अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं। वहीं उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं? उसको दोस्तों अभिसारी लेंस कहते हैं। देखिए इसको याद कैसे कीजिएगा, देखिए अवतल से अपसारी थोड़ा थोड़ा मैच हो रहा है, अवतल अपसारी, ठीक है, लेकिन उत्तल से अपसारी मैच नहीं हो रहा है, अवतल अपसारी मैच हो रहा है। तो इससे याद रखिए अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी, और बाकी अभिसारी बच जाएगा तो उसको हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? किसको लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? जल को, कांच को, प्लास्टिक को कि मिट्टी को? तो आप सभी लोग जानते हैं, बहुत सभी लोग की मिट्टी को लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं आता। आपके चश्मे में मिट्टी लगा देगा तो आप तो दुकानदार को मारिएगा जाके ना कि मिट्टी का ही लगा दिया भाई, तो मिट्टी का यूज नहीं होता है। ठीक है, बाकी सबका होता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? वस्तु से छोटा, वस्तु मतलब जो भी दर्पण के सामने खड़ा रहेगा। ठीक है, तो उत्तल दर्पण दोस्तों हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण कहाँ लगा होता है? तो आप लोग बाइक में, बड़े बड़े गाड़ी में देखें, जो अपना आप लोग चेहरा देखते हैं, एक्चुअली चेहरा देखने के लिए होता नहीं है। ठीक है, सभी लोग हीरोगिरी करने के लिए क्या करता है? उसमें चेहरा देखता है, बाल संवारता है, लेकिन वो एक्चुअली पीछे का जो वस्तु आता है, पीछे से जो व्हीकल आता है, गाड़ी आता है, लोग आता है, उसको देखने के लिए होता है कि कितना दूर है, हमको टर्न लेना है तो पीछे आ रहा है कि नहीं, क्योंकि पीछे मुड़ के देखिएगा तो आगे में किसी को ठोक दीजिएगा ना, तो इसलिए दर्पण में देखिए और पीछे कोई है आपको पता चल जाएगा, तो पीछे की वस्तु देखने के लिए होता है। इसलिए याद रखिए उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, और समतल दर्पण बराबर करता है और अवतल दर्पण बड़ा बनाता है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? अभी बताया मैंने किस दर्पण से, तो अवतल दर्पण दोस्तों हमेशा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, अवतल दर्पण क्या? हमेशा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला सवाल क्या बोल रहा है? प्रकाश के परावर्तन की कितनी नियम है? बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, मैं आप लोग बता रहा हूँ, ये जो चैप्टर है ये आप लोग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम आप लोग का होने वाला है, ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट कहिए तो भी चलेगा, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और हर एक क्वेश्चन इसमें देखिए अभी महत्वपूर्ण मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए अगर आप लोग एग्जाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, क्या क्या होता है? एक, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर होता है। और आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब दोनों क्या एक ही तल में है? देख रहे हैं, एक ही तल में दिख रहा है। ठीक है, तो ये 2 नियम होता है इसका परावर्तन का। नेक्स्ट, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण हवा, मान लीजिए कांच का कोई स्लैब है, ओके, ये कोई कांच का स्लैब है, कांच का, अब प्रकाश किरण हवा से ऐसे आ रही है और इसमें टकराएगी, फिर ये अभिलंब हो गया, तो ऐसे करके मुड़ेगी तो क्या अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी इस तरह से।
ठीक है। तो प्रकाश की किरण जब हवा से कांच में प्रवेश करती है तो किस तरफ मुड़ती है? अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। क्यों 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 भैया? क्योंकि ये जो हवा है वो तो विरल माध्यम है, विरल माध्यम है ना, और ये क्या है? सघन माध्यम है। ठीक है। तो जब भी कोई विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। ठीक है। अगला सवाल देखिए, प्रकाश की किरण गमन करती है, सभी को पता है, बच्चा बच्चा बोलेगा सीधी रेखा में। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, याद रखिएगा। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी जो चलाता है उसके सामने क्या लगा रहता है? सामने मतलब जहाँ बैठा है उसी के सामने क्या लगा रहता है? तो अभी बताएं, अपना चेहरा नहीं, पीछे का वस्तु देखने के लिए वहाँ उत्तल दर्पण लगाया रहता है। ठीक है, ताकि पीछे कोई वस्तु आ रहा है, गाड़ी आ रहा है, उसको देख सके। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा? चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है। अगला सवाल, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, वास्तविक काल्पनिक दोनों की इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि वास्तविक क्या है और काल्पनिक क्या है। ध्यान से सुनिए, अगर आप दर्पण के सामने खड़े हैं, ठीक है, आप कोई दर्पण के सामने खड़े हैं, ये मान लीजिए ये कोई समतल दर्पण है। ठीक है, ये कोई समतल दर्पण है, आप इसके सामने खड़े हैं अपना प्यारा सा हैंडसम चेहरा लेके। ठीक है, ये आप खड़े हैं प्यारा सा हैंडसम चेहरा देके पूरा हंस रहे हैं। ठीक है, और आपका जो प्रतिबिंब इससे बनेगा दर्पण में, अगर आपके सामने ही इधर कहीं पे बन जाए, इधर आपके सामने ही कहीं पे बन जाए तो वो होता है वास्तविक, और अगर दर्पण के पीछे बने तो होता है काल्पनिक, और उसको बोलते हैं आभासी। दो ही प्रकार का इमेज बनता है, एक वास्तविक होता है, एक आभासी। ठीक है, तो ध्यान से सुन लीजिए, अगर दर्पण के आगे बनता है, जिधर आप खड़े हैं उधर ही प्रतिबिंब बन जा रहा है तो वो होता है वास्तविक, और अगर दर्पण के पीछे बनता है तो आभासी। मतलब आप जहाँ खड़े वहीं पर आपको कुछ और दिखने लगेगा आपके जैसा एक प्रतिबिंब, तो चौंक जाइएगा ना, भूत आ गया। तो ऐसा नहीं। ठीक है, दर्पण के पीछे बनेगा तो आभासी, आगे बनेगा तो वास्तविक। तो समतल दर्पण में कहाँ बनता है? आप जहाँ खड़े रहते हैं उतना ही दूरी दर्पण से पीछे बनता है, तो क्या हो जाइए? आभासी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि काल्पनिक हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। समझ लीजिए, समझना जरूरी है, क्यों क्वेश्चन को घुमा सकता है। तो नहीं समझेंगे, सोच लेंगे, खाली आंसर रट लेंगे सर जो बताए हैं, तो फिर दिक्कत होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन को घुमा भी सकता है ना वहाँ पे। इसलिए समझ लीजिए जो मैं समझा रहा हूँ। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है, तो दोस्तों लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डाईऑप्टर होता है। क्या होता है? डाईऑप्टर, जिसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। ठीक है, और जब भी हम लोग लेंस की क्षमता निकालते हैं तो फोकस दूरी किस में होना चाहिए? याद रखिएगा, मीटर में होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि लेंस की क्षमता निकालने के लिए फोकस दूरी किस में होता है? सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर, तो मीटर में होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर होगा, मतलब 2D किसी लेंस का क्षमता दिया है तो उसका फोकस दूरी बोला है कितना होगा। तो देख लीजिए, हम लोग एक रिलेशन जानते हैं, क्या? F = 1/P, और इसी का उल्टा होता है कि P = 1/F। ठीक है, तो 1/P कीजिएगा मतलब 1/2 कीजिएगा, इसको भाग दे दीजिएगा तो आएगा 0.5 मीटर। ये मीटर, क्योंकि जब भी आप लोग फोकस दूरी निकालते हैं उसका पावर से तो उसको मीटर में आता है, लेकिन यहाँ पर 0.5 मीटर कहीं भी नहीं दिख रहा है। हाँ, सेंटीमीटर में है, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के क्या करते हैं? 100 से गुना, इसको 100 से गुना कर दीजिए, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन डी आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, और ये भी पूछ सकते हैं कौन सा लेंस है, तो दिख रहा है यहाँ कोई नेगेटिव वेगेटिव नहीं दिख रहा है, तो नेगेटिव नहीं है तो क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। अगला सवाल, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, मतलब कोई उत्तल लेंस है उसका फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उसकी क्षमता क्या होगी? ठीक है, आपका फोकस दूरी दे दी है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम हमेशा बोले अभी कि फोकस दूरी हमेशा आप लोग का किस में होना चाहिए? क्षमता निकालने के लिए मीटर में होना चाहिए, तो इसको मीटर में बदलने के लिए 50 को हम 100 से भाग दे देंगे। ठीक है, 1 0 कट जाएगा और 5 दूनी 10, इसको भाग दीजिए 1/2 को, 0.5 आ जाएगा, 0.5 मीटर। अब इसका हम लोग निकाल लेंगे क्या? क्षमता। तो क्षमता जानते हैं क्या होता है? P = 1/F। 1/F, F कितना है? 0.5, इसको आप भाग दीजिए 0.5 को, तो पॉइंट काट के ऊपर 0, मतलब 5 दूनी 10 से कट जाएगा, तो यानी कि 2 डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, और हाँ, 2 डायोप्टर से 2 जगह पे यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन क्या उत्तल लेंस है? उत्तल लेंस आपको बताएं क्या होता है? धनात्मक होता है, यानी कि +2 डायोप्टर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर मतलब जहाँ अभी बोले कि जहाँ चालक बैठा रहता है साइड में आपका सामने जो होता है मिरर, वही, तो उसमें क्या लगता है? अवतल दर्पण लगता है, सॉरी अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण लगता है, क्योंकि उत्तल दर्पण से पीछे एक वस्तु देख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रख लीजिए। सरल सूक्ष्मदर्शी में दोस्तों उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है? उत्तल लेंस का, याद रख लीजिए, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? गलती से भी एक नहीं मार दीजिएगा, लेंस पूछा है। चाहे अब उत्तल लेंस की बात करें तो इसमें भी दो गो आपको दिख रहा है कि एक इधर से गोला बनाएगा, एक इधर से गोला बनाएगा, मतलब यहाँ भी एक होगा, यहाँ भी, तो दो होता है फोकस दूरी। मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? दो होती है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो उत्तल हो या अवतल जो भी हो, दोनों ही होगा, दो होगा इसका फोकस का संख्या। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट मतलब क्या, जो टॉर्च लाइट होता है उसका परावर्तक सतह कैसा होता है? अवतल लेंस जैसा होता है, तो अवतल हो जाएगा यहाँ पर, अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? बोले सर दाढ़ी कभी बनाई नहीं है, तो बनाई या नहीं बनाए समझ लीजिए। दाढ़ी बनाने के लिए दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, क्योंकि उसमें चेहरा तो थोड़ा बड़ा दिख सके, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, किस गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है? दर्पण तथा लेंस संभवतः है, बोल रहा है किसी गोलीय दर्पण है, एक गोलीय लेंस है, दोनों का फोकस दूरी माइनस में दिया है। तो भैया माइनस में दिया है तो मैंने पहले ही बताया कि अगर माइनस में है तो क्या अवतल हो जाएगा, दोनों अवतल होगा, चाहे अवतल दर्पण बोलिए अवतल लेंस, अगर माइनस में है तो अवतल, बिना कुछ सोचे समझे मारिए। अगला सवाल, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के भी दोस्तों दो ही नियम होते हैं, याद रख लीजिएगा। ठीक है, अपवर्तन परावर्तन दोनों का दो दो नियम होता है। और पूछा है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, अपवर्तनांक यानी कि म्यू, म्यू इक्वल टू क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर, ये आप लोग का होता है अपवर्तनांक। तो पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन ए मारिए ना, सही है। ठीक है, बाकी सब एक को सही नहीं होगा। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, दोस्तों अवतल लेंस में जो आवर्धन होता है वो किसके बराबर होता है? फॉर्मूला क्या होता है उसका? तो याद रख लीजिए, लेंस का आवर्धन पूछा है तो m इक्वल टू होता है v बटा यू। वहीं दर्पण में पूछता तो खाली माइनस लग जाता, तो अवतल लेंस का क्या हो जाएगा? v बटा यू। दर्पण में पूछता तो यहाँ पे माइनस हो जाता, लेकिन दर्पण ने लेंस पूछा इसलिए माइनस तो नहीं होगा। ठीक है, खाली v बाई यू होगा। अगला सवाल, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल आप लोग एग्जाम के लिए, कि कोई गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? तो याद रख लीजिए दोस्तों, क्या होता है? R इक्वल टू 2F होता है। जैसे आप मान लीजिए कोई अवतल दर्पण ही मान लीजिए, ठीक है, तो यहाँ क्या होता है? फोकस होता है, यहाँ क्या होता है? तो केंद्र होता है। तो ये दूरी क्या होता है? तो सर R होता है। ये दूरी क्या होता है? तो F होता है। तो ये R जो है इसका डबल होता है F का, यहाँ से यहाँ तक F, यहाँ से यहाँ तक और ही गैप हो जाएगा, मतलब दो गैप हो जाएगा ना, इसलिए R इक्वल टू 2F। या फिर ऐसे भी हो सकता है F इक्वल टू R बटा 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोलर से जो सोर्स से जो लाइट आती है सूर्य से, वो एक जगह पे उसको केंद्रित कर देता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अवतल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है दोस्तों, क्या देख लीजिए, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। तो समझ लीजिए उत्तल लेंस बोले या अवतल दर्पण, दोनों का सेम ही केस होता है। ठीक है, जो अवतल दर्पण जहाँ पर रखने से जैसा बनता है वैसे उत्तल लेंस में भी है। ठीक है, तो अवतल लेंस क्या, अवतल दर्पण क्या बनाता है? आभासी और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, तो ये भी क्या बनाएगा? वास्तविक और उल्टा। याद रखिए, उत्तल लेंस भी वास्तविक और उल्टा बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम पूछ सकता है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है? लेंस का ऐसा मात्रक भैया कुछ होता है, सॉरी आवर्धन का ऐसा मात्रक कुछ होता है? नहीं ना। क्यों नहीं होता है? क्योंकि m मतलब आवर्धन इक्वल टू v बटा यू। ठीक है, या फिर माइनस v बटा यू, या फिर h बटा h, ये सारा फॉर्मूला है। तो इसका मात्रक क्या? v का मतलब वस्तु की दूरी मीटर में, ये भी सॉरी प्रतिबिंब की दूरी मीटर में, और ये वस्तु की दूरी मीटर में, मीटर मीटर तो कट जाएगा, कोई ऐसा मात्रक नहीं होगा, यानी कि मात्रक विहीन होता है। सुन लीजिए फिर से, आवर्धन का ऐसा मात्रक नहीं होता है। ठीक है, लेंस के केंद्र बिंदु को कहते हैं दोस्तों, लेंस का केंद्र बिंदु हम लोग प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक है, 27 का 20 सही हो जाएगा। और अगला सवाल है, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? तो देखिए कौन वाला दर्पण का सूत्र है? तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो आपको पहला ही ऑप्शन में दिख जा रहा है कि दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। बाकी कोई भी ऑप्शन आपका मैच नहीं करेगा। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान। 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड, ऐसे होता है 3 × 10 के पावर में 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वहाँ 108 है तो वो 108 नहीं है, 10 के पावर में 8 है। ठीक है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? बड़ा प्रतिबिंब देखना है तो हमेशा अवतल दर्पण लगाइए। तो कौन सा दर्पण यूज करता है? अवतल
दर्पण, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और अगला सवाल है अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखिए बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। बोल रहा है ये सब दोस्तों याद कर लीजिएगा, अवतल दर्पण में कहाँ पर वस्तु को हम कहाँ पर रखें कि उसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, ठीक है, मतलब इस तरह से। तो अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब कैसी प्रकृति होती है। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस, यहाँ देख लीजिए, ये अवतल दर्पण हो गया, ठीक है, ये ध्रुव हो गया और यहाँ पर मुख्य फोकस। और यहाँ पर अगर किसी वस्तु को हम रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इधर बनता है, इधर कहीं पे बनता है, ठीक है। तो इधर बनेगा तो क्या बनेगा, आभासी बनेगा, आभासी होगा तो सीधा होगा, आभासी और सीधी, एवं बी सही हो जाएगा, ठीक है, आभासी और सीधा। यहाँ पर एक बात, आभासी को ही दोस्तों हम लोग काल्पनिक बोलते हैं, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ वास्तविक लिखना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर भी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब किस स्थिति होती है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर अगर किसी बिंब को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो वो बनता है दोस्तों अनंत पर। याद रखिएगा, फोकस में रखने पर अनंत में बनता है, अनंत में रखने पर फोकस में बनता है, ठीक है। तो अगला सवाल हम लोग का है, क्या देखिए, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है। दोस्तों अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर अगर किसी वस्तु को रख देते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ठीक है, स्थिति कैसी होगी। तो एक बात समझ लीजिए, अवतल लेंस का बात करें या उत्तल दर्पण, दोनों में सेम तरह का प्रतिबिंब बनता है। जैसे अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, उसी प्रकार अवतल लेंस और उत्तल दर्पण, ठीक है। तो अवतल लेंस के सामने अगर मुख्य फोकस के सामने हम वस्तु को रख देते हैं तो कहाँ पर बनेगा, तो याद रखिए ये प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा, ठीक है। आप एक बात समझ लीजिए, अगर आप मुख्य फोकस क्या, अगर आप अनंत से लेकर, ठीक है, अनंत से लेकर प्रकाशी केंद्र, जैसे अवतल लेंस का बात कर रहा है तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया प्रकाशी केंद्र। तो अनंत से लेकर अगर वस्तु को ओ के बीच में कहीं भी रखते हैं, इन इसके बीच में कहीं भी, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों वो बनेगा, ये जो फोकस F1 होगा, F1, और ये जो प्रकाशी केंद्र वो इसी के बीच में बनेगा, ठीक है। और एक बात समझ लीजिए, अगर आप अवतल लेंस या उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को अनंत और प्रकाशी केंद्र के बीच से कहीं भी रखते हैं तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो F और ये O के बीच में बनेगा, और उसमें क्या हो जाएगा, दर्पण में F और P के बीच में बनेगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाशी केंद्र ये और फोकस के बीच में, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 34 नंबर, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, वही जो दाढ़ी वाड़ी, तो उसमें क्या प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि चेहरा बड़ा दिखता है, कहीं ना काट वाट ना दे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, देखिए इसको मैं आप लोग को समझा देता हूँ ऐसे, ये भैया अवतल लेंस है हमारा, हाँ है, ठीक है। अब आगे क्या, आगे देखिए, मुख्य अक्ष ये वाला हो गया, इसके समांतर कोई किरण अगर जाती है तो अवतल लेंस से परावर्तन, मतलब यहाँ पार करने के बाद, अवतल लेंस से परावर्तन होने के बाद, ठीक है, वो किधर झुकेगी, किधर जाएगी, तो देखिए यहाँ से जाएगा, ऐसे टकराने के बाद ये इधर मुड़ जाएगा, ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है कि निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती है, कि जितना सारा ऑप्शन है देख लीजिए, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर, ये मुख्य अक्ष से और उससे दूर चला गया, ठीक है, ये तो निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर चली जाती है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा, भैया पानी में किसी लेंस को डुबा दिए, लेंस को डुबाने की क्या जरूरत, क्वेश्चन पूछा है, देखिए पानी में किसी अगर उत्तल लेंस को डुबा देते हैं और एक उत्तल लेंस हवा में है तो किसका फोकस दूरी क्या होगा, तो दोस्तों जो पानी में हम लोग डुबा देते हैं ना उसका फोकस दूरी घट जाएगा, ठीक है, याद रहेगा, पानी में फोकस दूरी घट जाता है तो क्या हो जाएगा, फोकस दूरी की अपेक्षा कम होती है, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा कम होती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अगला सवाल है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। दोस्तों अगर आवर्धन ऋणात्मक हो यानी कि m जो है वो क्या हो जाए, वो नेगेटिव हो जाए, ठीक है, m का वैल्यू क्या होता है आप लोग का, ठीक है, जैसे m अगर लेंस के लिए ले तो v/u होता है, अगर यही नेगेटिव आ जाए तो क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, अगर नेगेटिव आ जाए तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा वास्तविक और उल्टा, ठीक है, अगर आवर्धन क्या नेगेटिव हो तो क्या बनेगा, वास्तविक और उल्टा, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए क्या है कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। बाहर की तरफ वक्रित मतलब ऐसा, क्या कहलाता है उसको? दर्पण बोला है ना, तो बाहर की तरफ वक्रित मतलब ऐसा, तो ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब किस में प्राप्त होता है? तो वास्तविक और उल्टा हमेशा अवतल दर्पण में ही प्राप्त होता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। आभासी की बात करेगा तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है। शायद ये क्वेश्चन मैंने पहले और एक बार बताया अभी। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, तो दोस्तों अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है? v/u। ठीक है। अवतल लेंस बोलिए, उत्तल लेंस बोलिए, लेंस का आवर्धन दोस्तों होता है m = v/u, याद रख लीजिएगा। ठीक है। m = v/u और हाँ इक्वल टू में h'/h, ये लेंस का हो जाता है। और दर्पण में क्या होता है? दर्पण में सिर्फ यहाँ पर आगे में माइनस लग जाता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? v/u, यानी कि ऑप्शन डी। अगला सवाल, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को कहते हैं। गोलीय दर्पण जो होता है उसके ध्रुव और वक्रता त्रिज्या, मतलब मान लीजिए अवतल दर्पण है, इसका ध्रुव यहाँ पर हो गया। ठीक है। वक्रता त्रिज्या यहाँ पर होता है, वक्रता केंद्र जो बोले हैं ये वाला, ये त्रिज्या है उसका। ये त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा, इस रेखा को क्या कहते हैं हम लोग? तो इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। मुख्य अक्ष बोलते हैं ना, तो 42 का क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने, ये तो हम पहले आप लोग बता दें, चलिए दोबारा रिपीट हो गया, मिट्टी हो जाएगा। लेंस की क्षमता होती है, लेंस की क्षमता क्या होती है? फोकस दूरी का दोगुनी, फोकस दूरी के बराबर, फोकस दूरी की व्युत्क्रम की फोकस दूरी की 3 गुनी। तो याद रखिए लेंस की क्षमता दोस्तों फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है ना। P क्या होता है? 1/f, तो उसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा ही हो रहा है ना। व्युत्क्रम मतलब क्या? उल्टा, एक को बटा में कर दीजिए, इसको बटा, 1/f, ये व्युत्क्रम हो गया ना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा, शायद 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो गया इसमें, चलिए कोई नहीं। ठीक है, आप लोग का रिवाइज हो गया। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता त्रिज्या सीधी रेखा गुजरता है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन शायद रिपीट हो चुका है, क्योंकि अभी मैंने ये क्वेश्चन बताया आप लोग को, उसको मुख्य अक्ष कहते हैं। शायद 2 क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ, चलिए कोई नहीं, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है टाइपिंग में। प्रकाश तरंग का उदाहरण है, तो याद रखिए प्रकाश तरंग दोस्तों परावैगनिक तरंग का उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट, गोलीय दर्पण का व्यास कहलाता है, तो दोस्तों गोलीय दर्पण का जो व्यास होता है उसको हम लोग द्वारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वारक। ठीक है, द्वारक बोलते हैं, याद रखिएगा। किसी पानी से भरे गिलास में पेंसिल टेढ़ा किसके कारण दिखाई देता है? आप लोग देखे होंगे, कांच के गिलास में पानी भर दीजिएगा, उसमें पेंसिल को डुबाइएगा तो वो टेढ़ा दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश का अपवर्तन के कारण। ठीक है, ना परावर्तन होगा ना प्रकीर्णन होगा, क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और अंतिम सवाल, जो यहाँ तक इस वीडियो को देखा है आप लोग बहुत स्पेशल है, क्योंकि इतना पेशेंस से देखे हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, एग्जाम में अच्छा करना चाहते हैं और अच्छा नंबर लाना चाहते हैं। तो आप लोगों के लिए दोस्तों ये एक सवाल है कि इसका उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी जिसका क्षमता -2 डायोप्टर। 4 ऑप्शन है आपके सामने, 50 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, -50 सेंटीमीटर, -0.5 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों, और ऐसा सवाल एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। जो लोग यहाँ तक पेशेंस के साथ देखे हैं, कुछ सीखने को उद्देश्य देखें, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से पढ़ाई कीजिए, बहुत आगे जाइएगा। चलिए इसका आंसर सभी लोग कमेंट में दीजिए, मैं उसका इंतजार करूंगा। और सभी को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, जो प्रकाश है, अपवर्तन तथा परावर्तन। ये आप लोग एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। ठीक है, और जितना मैं बताया, मैं 100% श्योर कर सकता हूँ कि आप लोगों को एग्जाम में इससे क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से उठाया है और बनाया है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन इधर उधर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जुगाड़ किया है। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, लव यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।